हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है और हमारा पहला टॉपिक है आज का स्टेमेन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टेमेन। चलो बताओ स्टेमेन क्या होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं। स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन से भैया? पहला पार्ट होता है एक बाइलोब स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंथर, और दूसरा होता है एक स्टॉक जिसके ऊपर ये एंथर प्लेस्ड होता है, उसका नाम है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होता है? एक स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब समझते हो? स्टॉक मतलब समझते हो क्या होता है? डंडी। ठीक है, एक डंडी जिसके ऊपर एंथर प्लेस्ड होता है वो कौन होता है? फिलामेंट होता है। और एंथर क्या है भैया? ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखना कैसे। कुछ ऐसे। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये एंथर है, ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट है। ठीक है, अब फिलामेंट का एक पोर्शन ये हो गया, इसका एक एंड इसका ये हो गया और एक एंड इसका ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एंड होता है इसका, ये होता है प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड होता है? प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, और ये वाला जो एंड होता है इसका, ये डिस्टल एंड होता है। ठीक है, और ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये कनेक्टेड किससे होता है? कनेक्टेड विद थैलेमस। ठीक है, याद है क्लास 11th मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे ये पेडिसेल हो गया, इसके ऊपर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर सारे ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे, और यहाँ पे सबसे बाहर हो ग्रीन कलर वाला पार्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका कलरफुल वाला पार्ट होता है। कलरफुल वाले को भी ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये कैलिक्स इसका पार्ट होता है, या सेपल बोल दो आप।
सेपल, और ये क्या हो गया इसका पेटल। ठीक है, ये क्या है थैलेमस, क्या है थैलेमस। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये कनेक्टेड होगा थैलेमस से, या ये कनेक्टेड होता है पेटल से। किससे कनेक्टेड होगा, पेटल से। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें जो ये स्टेमेन होता है, ठीक है, स्टेमेन का ये वाला जो एंड होता है फिलामेंट वाला, ठीक है, फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये कुछ में किससे कनेक्टेड होता है, पेटल से भी कनेक्टेड होता है। डायरेक्टली थैलेमस से ना कनेक्ट होकर के, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होता है, पेटल से। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एक बार नीट में आया हुआ है, 2016 में शायद आया था। ठीक है, कि प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड होता है, तो किससे, थैलेमस से। थैलेमस को ही क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, और रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे या तो थैलेमस होगा या तो रिसेप्टेकल। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या दिया होगा, पेटल। ठीक है, और डिस्टल एंड से कौन कनेक्टेड होता है, एंथर। इतनी बात समझ में आई। तो स्टेमेन में कितने पार्ट, दो, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेस्ड होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या स्टॉक पे, जिसका नाम क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल एंड। डिस्टल एंड से एंथर कनेक्टेड होता है, जो प्रॉक्सिमल एंड है ये कनेक्टेड होता है थैलेमस से, या कनेक्टेड होगा किससे, पेटल से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो जो एंथर है, एंथर को हमने क्या बताया, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा स्ट्रक्चर बताया हमने, बाइलोब्ड। मतलब इसमें कितने लोब होते हैं, हैव टू लोब। तो भैया वो कौन से दोनों लोब हैं, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा, लोब नंबर 1, लोब फर्स्ट, और ये लोब सेकंड। ठीक है, तो एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं आगे कैसे। जैसे मान लो कि ये एंथर है, क्या है, एंथर। इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के सामने से देखें, ट्रांसफर या ऐसा ऐसा सेक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर सेक्शन। जैसे हमारी ये बॉडी है, इसको ऐसे बीच से काट दो और फिर इसको सामने से ऐसे देखो, तो कौन सा सेक्शन आप देख रहे होगे, ट्रांसफर सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है, वो ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वो कैसे दिखेगा, देखना। चल, तो अगर हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखें, ऐसे पोर्शन कट कर दें इसका हम, और इसको हम सामने से देखें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको सामने से ऐसे बाहर निकालो ऐसे, ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये एंथर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अगर इसमें आप देखो तो इसके 2 लोब हैं, हम दिखा दे रहे हैं डिवाइड करके। अच्छा, ये लोब नंबर 1 हो गया, ये लोब 1 और ये लोब 2 हो गया। ठीक है, और अगर हम हर लोब में देखें तो ये कवर्ड होता है थीका से। किससे कवर्ड होता है, थीका से। देखना,
कुछ ऐसा। सेम इधर भी होगा, ठीक है, सेम इस साइड भी होगा, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी थीका होती है। ये क्या है, इसकी थीका। ये थीका 1 और ये थीका 2, ठीक है। सेम इस साइड भी होगा। तो ये कौन सी थीका हो जाएगी, 3rd, और इसको मान लेते हैं कौन सा, 4th, ठीक है। तो अगर हम एक एंथर की बात करें, तो टोटल कितने लोब होते हैं, 2, ठीक है। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। और अगर हर लोब में हम बात करें कितनी थीका पाई जा रही हैं, 2 थीका पाई जा रही है। तो टोटल थीका कितनी हो जाएंगी, 4। लोब कितने होंगे, 2। क्या बोला हमने, थीका कितनी होती है, थीका मतलब लेयर, ठीक है। कितनी थीका होती है, टोटल 4। हर लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। हर लोब में कितने होते हैं, 2, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान दे रहे हो तो देखना इस वाले पोर्शन पे, ये जो पोर्शन है यहां पर देखो, दोनों थीका सेपरेटेड है। दोनों थीका ना, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर देखो ना, यहां से सेपरेटेड है। यहां कनेक्टेड है क्या, यहां कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कहलाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहलाता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है ये, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। और ये होता क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है क्या, खांच। ग्रूव का मतलब क्या होता है, खांच होता है। जैसे देखना कैसे, जैसे मान लो कि ये ऐसे पोर्शन, ये ऐसे समझना, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझना। ये पूरा ऐसे लेंथ वाइज एंथर होगा, पूरा ऐसे लेंथ वाइज होगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे, बीच में जहां पर ये दोनों आपस में, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन जहां पे बीच में मिलते हैं, कुछ ऐसे अंदर की तरफ धंसा होता है, अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है, ठीक है। पूरा नीचे लेंथ वाइज पूरा होता है एंथर। जैसे अभी हमने बताया था ये एंथर है, ठीक है। पूरी इसकी मान लो ये लेंथ है, पूरा इतना बड़ा एंथर है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, पूरा यहां से लेके टॉप से लेके बॉटम तक एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, ग्रूव होगा, खांच होगी, वो अंदर की तरफ क्या होगा, धंसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको आप पूरा ऐसे बाहर निकालो, पूरा ऐसे बाहर निकालो, तो पूरे लेंथ वाइज ऐसे ये खांच आएगी, ऐसे पूरी आएगी, ठीक है, ऐसे पूरा। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, पूरा अंदर तक, नीचे तक, सॉरी, ये पूरा नीचे तक। अगर यहाँ पे डायग्राम देखो, यहां पे अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखना, यहां तक ये पूरा, ठीक है। पूरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक पूरे लेंथ वाइज एक वहां पे क्या जाती है, खांच जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स। और इसी को क्या नाम दिया जाता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो एक लोब के जो दोनों थीका होते हैं, एक लोब के जो दोनों थीका होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं किसकी मदद से, लाइन ऑफ डेहिसेंस से या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स से। तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स पूरे लेंथ वाइज रन करती है, जो एक लोब के दोनों थीका को क्या करती है, सेपरेट करती है। बात समझ में आई, एनसीईआरटी पढ़ोगे सेम लाइन मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो याद रखना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स पूरे लेंथ वाइज होती है, ठीक है। अंदर की तरफ धंसे होना, अंदर की तरफ, ग्रूव का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ धंसे हुए होना, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भैया। अब अगर यहां पे देखो तो एंथर में टोटल कितनी साइड्स हैं, एंथर में अगर देखो टोटल कितनी साइड हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4, ठीक है। तो जो एंथर होता है ये टेट्रागोनल होता है, क्या बोल सकते हैं, क्या टेट्रागोनल मतलब 4 साइडेड होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है क्या, गोना का मतलब क्या होता है, साइड होता है,
ठीक है, क्लास 10th थोड़ी बहुत मैथ पढ़े हो। ठीक है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, तो गोना का मतलब क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या, 4। ठीक है, तो जो एंथर होता है कितने साइडेड होता है, 4 साइडेड होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब इसमें टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 4। हर लोब में कितने कॉर्नर, 2 कॉर्नर। ठीक है, और हर कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हर कॉर्नर पे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऐसे ठीक है भैया, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, तो एंथर के हर कॉर्नर पे, ठीक है, एक क्या पाया जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया पाया जाता है। तो टोटल एंथर में कितने माइक्रो स्पोरेंजिया होंगे, कितने होंगे, 4 साइड थी, 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो चारों कॉर्नर पर एक एक माइक्रो स्पोरेंजिया होगा। तो टोटल कितने माइक्रो स्पोरेंजिया, 4 होंगे क्या। ठीक है, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि जो एंथर होता है ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। एंथर जो होता है क्या होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो सबसे पहले अगर बात करें एंथर के बारे में, तो एंथर कैसा होता है, एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, और हर लोब में कितनी थीका पाई जाती हैं, हर लोब में कितनी थीका, 2 थीका। ईच लोब हैज 2 थीका। मतलब ये क्या होते हैं, डाइथीकस होते हैं क्या, डाइथीकस। क्या ये टेट्रागोनल होते हैं क्या, टेट्रागोनल मतलब 4 साइडेड। क्या इनको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल सकते हैं क्या, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, मतलब हैव 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, 2 इन ईच लोब। ठीक है, टोटल कितने माइक्रो स्पोरेंजिया, 4 होते हैं। ठीक है, हर लोब में कितने बोले, 2। ठीक है, देखो जरा, ये एक लोब है इसका, ये एक लोब, ये दूसरा लोब। इस लोब में कितने माइक्रो स्पोरेंजिया, 2। इस वाले में कितने, 2, टोटल 4। ठीक है, चलो इसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल grooves separate the 2 theta of each lobe। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होती है जो हर लोब के दोनों थीका को क्या करती हैं, ये सेपरेट करती हैं। ठीक है, और पूरे लेंथ वाइज जितना पूरा एंथर का जितना लेंथ होता है वो पूरे में क्या करती हैं, ये रन करती हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या होगा, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है,
चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम या इसी को बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, यही क्या होता है, इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, एंजिया मतलब जहां पे कोई रहता है, एंजिया का मतलब जहां पे कोई रहता है। कौन रहेगा, बता ही रहा है, माइक्रो स्पोर। तो माइक्रो स्पोर का घर माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रो स्पोर का घर। माइक्रो स्पोर का घर जो होता है वही क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। मतलब माइक्रो स्पोर होगा कहां पर, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रो स्पोर कहां बनेगा, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है ये कवर्ड होता है 4 लेयर से। कितनी लेयर से कवर्ड होता है, 4 लेयर से। तो बोल सकते हैं सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है भैया, वो चारों लेयर्स कौन कौन सी होती है बताना जरा। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस। फिर इंडोथीसियम, नेक्स्ट मिडल लेयर, और सबसे अंदर टेपिटम होता है। ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ इनको लिखें, सीक्वेंस वाइज लिखें, तो सबसे बाहर क्या होगी, एपिडर्मिस, फिर इसके बाद इंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टेपिटम। ठीक है, ये बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक, ये आउटर मोस्ट लेयर, और ये कौन सी हो जाएगी, इनर मोस्ट हो जाएगी। तो अगर बाहर से अंदर वो पूछते हैं तो याद रखना एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। अगर अंदर से बाहर पूछते हैं तो टेपिटम, मिडल लेयर, इंडोथीसियम और एपिडर्मिस। समझ में आया, ठीक है, चलो। और ये बाहर की जो तो तीनों लेयर्स होती हैं इनका काम क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, किसी का भी जो घर होता है, बाहर वाली जो दीवारें होती हैं, बाहर वाली जो दीवारें होती हैं उनका काम क्या होता है, एक अंदर वाली दीवार होगी, बाहर वाली दीवार होगी। बाहर वाली दीवार मजबूत बनाई जाती है, मल्टीपल लेयर्स भी होती हैं, अंदर वाली थोड़ी कमजोर भी होगी, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाहर वाली कैसी होती, मजबूत बनाई जाती है। ठीक है, उनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन देना। काम क्या होगा, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो यहां पर ये जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं ये तीनों, इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना। काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इनका काम क्या होगा, ये जो टेपिटम होगी इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देना, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, चलो देखो जरा, तो इनका काम क्या होता है, गिव्स प्रोटेक्शन। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम इसका होता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो
तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? पॉलन ग्रेन। और एंथर डिहाइड्रेट होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेट होगा, मतलब पानी उससे बाहर जाएगा, वो सूखेगा। वो क्या करेगा? सूखेगा। ठीक है, तो यही लेयर फटती हैं, और यही लेयर जब फटेंगी तभी पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो लेयर्स हैं ये एंथर के डेसेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, हेल्प्स इन dehiscence of एंथर। ठीक है, तो पहला काम हो गया इन तीनों लेयर का प्रोटेक्शन देना। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया? एंथर के डेसेंस में हेल्प करना। कौन करेगा? एपिडर्मिस इंडोथीसियम मिडल लेयर। ठीक है, चलो टेप्टम का काम क्या होगा? इसका पहला काम होता है न्यूट्रिशन देना। तो गिव्स या प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी में तो एक दिया गया है, एनसीईआरटी में केवल ये दिया गया है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इसके अलावा इसी का काम होता है पॉलन किट बनाना। क्या बनाना? पॉलन किट बनाना। इसी का काम होता है कैलोज नाम की एक एंजाइम होती है, कैलेज नाम की। ठीक है, कैलेज नाम की एंजाइम होती है, उसका फॉर्मेशन करना किसका काम होता है? टेप्टम का। इसके अलावा आगे हम पढ़ाएंगे अभी कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है एक ऑर्गेनिक केमिकल की, जो कि हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट केमिकल होता है। ठीक है, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है? टेप्टम। ठीक है, तो दूसरा हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसके अलावा फॉर्म्स पॉलन। ठीक है, तो मेन आप ये याद रखना फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया गया है। अगर ये याद हो जाए तो उसके बाद ये याद रखना। ठीक है, चलो इसके अलावा जो टेप्टम होता है, टेप्टम के पास जो टेप्टम होता है इसके पास स्टोर्ड फूड होता है। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो हमें पता है, अगर ये न्यूट्रिशन दे रहा है, क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, तो इसके पास खाना तो होगा ही होगा। भैया मैं कह रहा हूँ किसी को मैं खाना दे रहा हूँ, किसी को मैं खाना दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो हमारे घर में खाना होगा तभी तो दे पाऊंगा ना। हमारे घर में खाना होगा तभी तो मैं किसी को खाना दे पाऊंगा। ठीक है, तो भैया जो टेप्टम है ये खाना दे रहा है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो भैया इसके पास खाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ठीक है, तो हैव स्टोर्ड न्यूट्रिशन। और अगर इसके पास स्टोर्ड न्यूट्रिशन है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा? डेंस होगा। कैसा होगा? डेंस होगा। ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाय
माइटोसिस। ठीक है, मतलब जो ट्रिप्टम के अंदर न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? इंडोमाइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? इंडोमाइटोसिस के थ्रू। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था एंथर का, चलो आगे देखो। अभी हमने क्या बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये 4 लेयर से क्या होता है? कवर्ड होता है। ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे इंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, सबसे अंदर टेपिटम। ठीक है, तो देखो कैसे। चलो अगर यहाँ पे देखो तो हमने चारों लेयर फॉर्म किया है, चारों लेयर बनाया है। सबसे बाहर ये वाली लेयर, देन ये सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगी। चलो नाम बताओ जरा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेकेंड मोस्ट कौन सी होगी? इंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, सबसे अंदर टेपिटम। ठीक है, फिर इसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस मतलब एक जैसी सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू।
ठीक है, ये क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये क्या बनाया भैया आपने? ये कनेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव। काम क्या होता है? बाइंड या होल्ड बोल सकते हैं, होल्ड्स the two lobes of anther। ठीक है, मतलब एक लोब ये होता है, दूसरा लोब ये होता है। ठीक है, जैसे देखना, ये एंथर का एक लोब होता है, इधर ये दूसरा लोब होता है। ठीक है, दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कनेक्टिव का होता है। किसका होता है? कनेक्टिव का। और इसी कनेक्टिव से जो फिलामेंट होता है वो अटैच होता है। इसी कनेक्टिव से फिलामेंट भी अटैच होता है, और ये कनेक्टिव क्या करता है? जो दोनों लोब्स होते हैं इनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या? फिलामेंट attached to anther through connectives या at connectives या through connectives लिख दो। ये क्या हो गया? कनेक्टिव्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो कनेक्टिव का काम क्या होगा? फिलामेंट इसी पोर्शन से अटैच होते हैं और ये एंथर के दोनों लोब को क्या करता है? होल्ड करता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब यहां पे देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। आगे इसके बारे में आगे पढ़ना है हमें। किसके बारे में? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। पहले ये याद रखना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होती है। होमोजीनस का मतलब कैसे होता? क्या होता है? एक जैसा। होमोजीनस का मतलब एक जैसा। ठीक है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होती हैं क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। इनका काम क्या होता है? जब ये मैच्योर होती हैं, तो फॉर्म करती हैं पॉलन मदर सेल, या इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं तो पॉलन मदर सेल या माइक्रो स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, पॉलन मदर सेल को शॉर्ट में आप लिख सकते हो PMC।
ठीक है, ये एम एम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने लेयर से कवर्ड होता है? 4, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम, ठीक है। और टेपेटम के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स जो होती है उन्हें क्या बोला जाता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। और जब ये मैच्योर होती है तो क्या फॉर्म करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या फॉर्म करेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन जब एंथर यंग होगा, जब एंथर यंग होगा उस समय ये स्पोरोजीनस टिश्यूज होंगे। क्या होंगे उस समय? स्पोरोजीनस टिश्यू। जब वो आगे मैच्योर होगा तब ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। किसमें कन्वर्ट होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब इसमें मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर। और वही आगे जाके कन्वर्ट होते हैं पॉलन ग्रेन में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? पॉलन ग्रेन, जो कि होता है मेल गैमेटोफाइट। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या देखने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो नाम ही से पकड़ो, यहां पे भी क्या बता रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर की जेनेसिस करना, माइक्रोस्पोर की जेनेसिस करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना। किससे? किससे बनाएंगे? उसकी मम्मी सेल से बनाएंगे। किसके मम्मी सेल से? माइक्रोस्पोर के। भैया हमारा फॉर्मेशन किससे हुआ? मम्मी सेल से हुआ है ना। किससे हुआ है? मम्मी सेल से प्रोड्यूस हुए हैं ना, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल से क्या बनाया जाएगा? माइक्रोस्पोर, ठीक है। चलो, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? डिफाइन करो। द प्रोसेस the process of formation of microspore from किससे? उसकी मम्मी सेल से। माइक्रोस्पोर मदर cell through meiosis is called microsporogenesis। इतनी बात समझ में आई? देखना कैसे। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी। क्या होगी इसमें? मियोसिस, ठीक है। जब किसी सेल में मियोसिस होता है, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? 4 सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी जब मियोसिस होगी टोटल कितनी सेल बनेंगी? 4 बनेंगी, ठीक है। देखो कैसे। एक, ये दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। और ये जो होते हैं ये सराउंडेड होते हैं एक लेयर से, कैलोज की।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बाउंडेड होते हैं, ठीक है, कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? कैलोज से। ये क्या होता है? कैलोज होता है, ठीक है। और इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? माइक्रो स्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4, ठीक है। तो यहां कितने माइक्रोस्पोर है? 1 2 3 4। भैया माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का। तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। चारों कवर्ड होते हैं एक साथ, किससे? कैलोज लेयर से कवर्ड होते हैं, तो एक साथ पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे? आगे इनका डेवलपमेंट होगा जब ये मैच्योर होंगे, तो ये 4 के चारों कन्वर्ट हो जाएंगे एक पॉलन ग्रेन में। किसमें कन्वर्ट होंगे? पॉलन ग्रेन में। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये प्रोसेस, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है, क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? मियोसिस होती है। किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, कवर्ड होते हैं किसके थ्रू? कैलोज के थ्रू कवर्ड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर क्या होते हैं? जब ये मैच्योर होते हैं, जब ये क्या होंगे? मैच्योर होंगे, ठीक है। तो ये चारों के 4 माइक्रोस्पोर क्या फॉर्म करेंगे? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉलन ग्रेन का। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? पॉलन ग्रेन। कौन सा है? पॉलन ग्रेन है, ठीक है। चलो अभी जो पॉलन ग्रेन है ये क्या होता है? पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या होते हैं भैया? गैमेटोफाइट क्या होते हैं? ये भी लिख लो। गैमेटोफाइट, the structure which bear या which consist गैमीट, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जिसपे क्या होता है? गैमीट होता है, वो क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। एक चीज और यहीं पे लिख लो, गैमीट, गैमेटोफाइट एंड स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। गैमीट, गैमेटोफाइट और स्पोर्स, ये जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड, ठीक है। चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट, चाहे मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। चाहे माइक्रो स्पोर हो चाहे मेगा स्पोर हो या नॉर्मली स्पोर हो, ठीक है। ये हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। चलो आ जाओ पीछे आ जाते हैं।
तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। दैट मीन्स इसी के अंदर क्या बनेगा, अभी पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या बनेगा, मेल गैमीट। क्या बनेगा, मेल गैमीट। तो देखो जरा, चलो ये नेक्स्ट, तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का हमने क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है। क्या एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है। चलो अब इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली ये जो लेयर है, ये है स्पोरोपोलिनिन की, ये एक्साइन बोल दें। ये क्या है, एक्साइन है। ये इसकी इंटाइन है। और ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो इंटाइन होती है, थिन लेयर होती है, थिन लेयर। और जो एक्साइन होती है, थिक लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जैसा कि यहां पे हमने बना के दिखाया है, ठीक है। तो एक्साइन कैसी होती है, थिक लेयर। इंटाइन कैसी होती है, थिन लेयर। अब ये बनी किसकी होती है, मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। जो ये इंटाइन होती है, ये किसकी बनी होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और एक ऐसी होती है, थिन लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, थिन। इसके अलावा जो एक्साइन होती है, कैसी होती है, थिक होती है। अब ये किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। तो एक्साइन स्पोरोपोलिनिन नाम के केमिकल की बनी होती है। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। पेक्टिन और सेलुलोज ये भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो जो एक्साइन होता है, ये थिक होता है, बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। इंटाइन थिन होता है, ठीक है, बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। इसके अलावा जो इंटाइन है, अगर यहां पे देखो तो इंटाइन हमने कॉन्टिन्यूअस बनाया है, कहीं पर कुछ जगह छोड़ी क्या, इंटाइन में देखो जरा, ये अंदर येलो कलर वाले में कहीं जगह छोड़ी क्या, नहीं, ठीक है। तो जो इंटाइन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर हटा दें क्या थोड़ा,
ये जो इंटाइन होता है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। जबकि जो एक्साइन होता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। कैसी लेयर है? डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो भैया डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्यों है? क्योंकि इस पे पोर्स पाए जा रहे हैं। ये क्या, इस पे पोर्स हैं, और इसी पोर से गैमीट बाहर आएगा। यहां पर अभी गैमीट बनेगा, वो इससे बाहर आएगा, ठीक है। तो गैमीट को क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जर्म सेल बोलेंगे। तो इसी से, इस पोर से क्या बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा? गैमीट बाहर आएगा, जर्म बाहर आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और पोर का मतलब क्या होता है? छेद। पोर का मतलब क्या होता है? छेद। मतलब एक ऐसा छेद जिससे कौन बाहर आएगा? जर्म बाहर आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? जर्म पोर। तो जर्म पोर किस पे प्रेजेंट होता है? इंटाइन की एक्साइन? एक्साइन पे। किस पे होता है? एक्साइन पे होता है। बात समझ में आई, ठीक है। और इसी से बाहर कौन आता है? मेल गैमीट, या बोलो मेल जर्म सेल। इसी से क्या होगा? बाहर आएगा। और इसी से पॉलन ट्यूब बनेगी, इसी से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी, पॉलन ट्यूब, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। अब यहां पे देखो, हमने अंदर दो डिवीजन किया है, दो पार्टीशन किया है। अंदर हमने कितने पार्टीशन किए? दो पार्टीशन किए, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे। देखो ऊपर वाला हमने बड़ा किया है और नीचे वाला कैसा है? छोटा। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। ये होता है जनरेटिव सेल, कौन सी सेल? जनरेटिव सेल। और ये वाला होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, या वेजिटेटिव सेल्स नहीं, वेजिटेटिव सेल एक ही होती है, ये लार्ज होती है। अगर ये लार्ज है तो ये कैसी होगी? स्मॉल होगी। और यही जो जनरेटिव सेल है आगे जाके फॉर्म करती है मेल गैमीट। ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे जाके फॉर्म क्या करती है? मेल गैमीट, ठीक है। फॉर्म्स टू मेल गैमीट, ठीक है। तो जनरेटिव सेल में क्या होगा? जो जनरेटिव सेल होती है इसमें क्या होगा? माइटोसिस होती है। जैसे कुछ ऐसे ये सेल होती है। ये क्या है? जनरेटिव सेल। भैया ऐसे बनाया है आपने क्योंकि जो जनरेटिव सेल होती है ये स्पिंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप। ठीक है। अब इस जनरेटिव सेल में क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस होगी। तो इसमें क्या बनेगा? दो मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट बनेंगे? दो मेल गैमीट। तो ये दोनों क्या हैं? मेल गैमीट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन होता है। मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक है, दो सेल पाई जाती हैं, पहले वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल आगे माइटोसिस करके, क्या करके? जनरेटिव सेल जो होती है आगे माइटोसिस करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल होती है इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। इसमें न्यूक्लियस कितना होगा? एक, ठीक है। और ये स्मॉल होती है, जबकि जो वेजिटेटिव सेल होती है कैसी होती है? लार्ज होती है, ठीक है। और इसमें जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है इर्रेगुलर होता है, हैव
इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा इनके पास स्टोर्ड मटेरियल होता है, हैव स्टोर्ड रिजर्व फूड। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है इनके पास स्टोर्ड रिजर्व फूड होता है। ठीक है, इसके अलावा जनरेटिव सेल में याद रखना इनके पास भी फूड होता है। ठीक है, इनके पास भी न्यूट्रिशन होता है। तो यहां पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखोगे कि जो जनरेटिव सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप की होती हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है, ये स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, और ये माइटोसिस करके कितने मेल गैमीट बनाती हैं, 2 मेल गैमीट। ठीक है, इसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल होता है इसमें इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, ये लार्ज सेल होती है। ठीक है, और इनके पास स्टोर्ड रिजर्व फूड होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें जो पॉलन ग्रेन की शेडिंग होती है, पॉलन ग्रेन्स सेट एट 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है भैया, कौन कौन से, कितने परसेंट में, 60% में। ठीक है, कितने सेल्ड स्टेज पे होता है, 2 सेल्ड स्टेज पे। कौन कौन सा होता है भैया, 1 वेजिटेटिव और 1 जनरेटिव। ठीक है, इसके अलावा 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन की सेटिंग जो होती है वो 3 सेल्ड स्टेज पे होती है। जब 3 सेल्ड स्टेज पे सेटिंग होगी तो इसमें क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। ठीक है, तो 60% में 2 सेल्ड स्टेज पे सेटिंग, 40% में 3 सेल्ड स्टेज। अब कहोगे भैया यहां पे पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। इस वाले पॉलन ग्रेन में तो मेल गैमीट है ही नहीं, इस वाले पॉलन ग्रेन में तो मेल गैमीट है ही नहीं, तो फ्यूजन कौन करेगा फीमेल गैमीट के साथ, फ्यूजन कौन करेगा फीमेल गैमीट के साथ, किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ। तो भैया जब ये लैंड करता है स्टिग्मा पर, जब ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, 2 मेल गैमीट। उसके बाद यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन। तो चाहे शेडिंग 2 सेल्ड स्टेज पे हो, चाहे शेडिंग 3 सेल्ड स्टेज पे हो, फाइनली सबको 3 सेल पे आना होता है। समझ में आया। तो इनमें क्या होता है, डिवीजन पहले ही हो जाता है, जनरेटिव सेल में पहले ही डिवीजन हो जाता है 40% में, जबकि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है जनरेटिव सेल में वो शेडिंग के बाद होता है। दैट मीन्स जब पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पर तब जाकर होगा। बात समझ में आई, ठीक। चलो, और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस समझ में आया। वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव
सेल्स, ठीक है, ये कैसी होती है, लार्ज होती है, ठीक है, हैव रिजर्व फूड, इनका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और यही बाद में जाके फॉर्म करेंगी, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। और अगर हम जनरेटिव सेल की बात करें, ये कैसी होती है, स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप होती है, ठीक है, और ये फ्लोट करती है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, फिर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमीट। मतलब कहने का कि इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है, क्या होगी, माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड करेंगे और कितने मेल गैमीट फॉर्म करेंगे, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम एग्जाइन के बारे में। पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है ये बना किसका होता है, स्पोरोपोलिनिन का, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है, जो स्पोरोपोलिनिन होता है, ठीक है, इसको कोई भी नेचुरल केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल present in nature, ठीक है, क्यों, ये जो होता है इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, alkali, any temperature, and enzymes। मतलब कहने का कि स्पोरोपोलिनिन ना किसी एसिड से ना किसी एल्कली से, मतलब बेस, ठीक है, ना किसी एसिड से ना किसी बेस से ना किसी टेम्परेचर से ना किसी एंजाइम से, किसी से भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। जो स्पोरोपोलिनिन है इसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या, ना कोई एसिड ना कोई बेस ना कोई टेम्परेचर, ठीक है, ना कोई एंजाइम, कोई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा गया यहाँ पे, क्या बोला है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है, जो नेचुरली होता है प्रेजेंट, जो नेचुरली प्रेजेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है, नेचर में प्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मटेरियल। क्यों, क्योंकि इसको कोई एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ना कोई बेस ना कोई टेम्परेचर, चाहे आप हाई टेम्परेचर ले लो चाहे लो टेम्परेचर ले लो, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर कोई एंजाइम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकती, कोई भी एंजाइम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकती। तो भैया इसका मतलब पॉलन ग्रेन कभी खत्म ही नहीं होगा, पॉलन ग्रेन कभी डिस्ट्रॉय ही
नहीं होगा भैया। इन्हीं के कारण तो एसिड बेस या टेम्परेचर में चेंज आना या एंजाइम्स वगैरह के कारण ही तो कोई भी केमिकल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भैया जो पॉलन ग्रेन होता है वो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाहर से उससे कवर्ड होता है। ठीक है, तो हाँ, पॉलन ग्रेन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो क्या भैया पॉलन ग्रेन को कभी भी कितने समय तक के लिए भी रख सकते हैं हम? हाँ, कभी भी कितने समय तक के लिए रख सकते हो, बट उसकी जो वायबिलिटी होती है, क्या बोला हमने, उसकी जो वायबिलिटी होती है, मतलब ग्रो करने की जो क्षमता होती है, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन पॉलन ग्रेन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को के फॉसिल्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स fossils is preserved in nature due to the presence of स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन का के पाए जाने के कारण, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स के फॉर्म में ये प्रिजर्व रहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, इसके अलावा पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो जो पॉलन ग्रेन होता है ये देखने में कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। और इसका डायमीटर जो होता है, अगर ये वाले पॉलन ग्रेन है तो ये इसका डायमीटर, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है ये होता है कितना? 25 से 50 माइक्रोमीटर। याद रखना माइक्रोमीटर है। ठीक है, एग्जाम में वो सेंटीमीटर और भी देकर के घुमा सकते हैं, तो ये याद रखना माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। इसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों? स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है जिसको कोई एसिड, कोई बेस, कोई टेम्परेचर, कोई एंजाइम डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकती। तो क्या ये कभी खत्म होगा? क्या पॉलन ग्रेन नहीं खत्म होगा, लेकिन हाँ इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स ये ग्रो नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन एलर्जी। ठीक है, किसके बारे में? पॉलन एलर्जी। ठीक है, तो कई सारी ऐसी स्पीसीज होती है एंजियोस्पर्म्स की जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करवाते हैं। क्या कॉज करवाते हैं? एलर्जी। ठीक है, और उनसे क्रॉनिक एलर्जीज भी हो सकती हैं या क्रॉनिक डिसऑर्डर्स भी उससे हो सकते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे वहां पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी या रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, किसके कारण? पॉलन एलर्जी के कारण। तो देख लो यहां पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो देखो जरा, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज, तो ये अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में, मेनी स्पीसीज। ठीक है, कॉज सीवियर एलर्जीज एंड, एक मिनट, एलर्जीज एंड ब्रैकियल एप्लीकेशंस। ठीक है, इन सम पीपल, ठीक है, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये पॉइंट याद रखना, क्रॉनिक, वहां पे क्रॉनिक की जगह आपको एक्यूट दे सकते हैं। क्रॉनिक की जगह क्या दे सकते हैं? एक्यूट। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल कौन सा? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो पॉलन एलर्जी से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे ब्रैकियल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ज्यादातर जो स्पीसीज होती हैं उनके पॉलन ग्रेन्स क्या कॉज करते हैं? पॉलन एलर्जी। मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स की स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे एलर्जी होता है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, और ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करवा सकते हैं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जैसे एग्जांपल एक है कैरेट ग्रास, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? कैरेट ग्रास है। कैरेट ग्रास है। ठीक है, इसे ही कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं।
और क्या बोला जाता है, कांग्रेस ग्रास। ठीक है, इसके अलावा इसी को एक नाम और दिया जाता है पार्थिनियम। क्या होता है, पार्थिनियम। ठीक है, चलो अब ये जो कांग्रेस ग्रास है या जो कैरेट ग्रास है, क्या ये भैया हमारे यहाँ की है क्या? नहीं, ये अमेरिका से इंडिया में आई थी। ठीक है, अमेरिका से इंडिया में आई थी 1950s के आसपास, 1950s के आसपास। ठीक है, इंडिया में खाने की कमी हुई थी। ठीक है, तो अमेरिका से शायद आपको पता हो, ठीक है, ना पता हो तो कोई बात नहीं, सुन लेना। 1950s के आसपास जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद, इस समय नहीं आज़ाद हुआ था तो पहले हो गया था, लेकिन 1950s के आसपास इंडिया में खाने की कमी पड़ी थी। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया था, इंपोर्ट करवाया था गेहूं। कहाँ से? अमेरिका वगैरह से। ठीक है, तो अमेरिका से जब गेहूं आया था तो उसी के साथ ये जो कैरेट ग्रास है, जो कैरेट ग्रास है, इसके स्पोर्स इंडिया में चले आए और उसके बाद भैया तबाही तबाही और तबाही। ठीक है, मतलब ये सभी जगह फैल गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास कॉज क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। क्या कॉज करता है, एलर्जी। ठीक है भैया, इसको कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1950s के समय में अगर आपको पता हो तो इंडिया में किसका राज था, कांग्रेस का, और उन्हीं के समय ये आया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस ग्रास बोला जाता है। भैया पूछा जाएगा क्या? ये नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से इतना इनफ है। पॉलन एलर्जी, ज्यादातर पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज करवा सकते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके अलावा पॉलन एलर्जी कौन कॉज करवाता है, जैसे पार्थिनियम या इसे कैरेट ग्रास बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी। और उसके पहले पॉलन ग्रेन जो होता है ये फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह? फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है, बट ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पॉलन टैबलेट्स आते हैं, पॉलन सिरप्स वगैरह आती हैं। ठीक है, मेनली जो एथलीट्स होते हैं और जो रेसिंग हॉर्सेस होते हैं उनको ये दिए जाते हैं। एथलीट्स और रेसिंग हॉर्सेस इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता है, अपने यहाँ तो कम। हम लोग खाने पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये तो पता है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेटिव सेल में भी न्यूट्रिएंट्स है और इसके अलावा जनरेटिव सेल में भी क्या है, न्यूट्रिशन है। दोनों का साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है। ठीक है, चलो तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। फिर इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ किसके, टैबलेट्स और सिरप्स के। ठीक है, आर अवेलेबल इन द मार्केट। फिर पॉलन कंजम्पशन हैड बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ किसका, एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस। ठीक है, तो ये पॉइंट बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको यूज करते हैं एज अ टैबलेट या सिरप्स वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा एथलीट्स वगैरह और रेसिंग हॉर्सेस जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी उनको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम्स बने हुए हैं। ठीक, चलो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, वायबिलिटी मतलब कितने समय तक के लिए जो पॉलन ग्रेन है वो जिंदा रहता है, मतलब वो कितने समय तक के लिए उसके अंदर जो मेल गैमेट्स वगैरह हैं वो प्रिजर्व रह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग उनका टाइम पीरियड होता है। ये हमारे बाहर कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे भैया एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहने का मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी वगैरह हो गई। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो कितने समय तक के लिए वायबल रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे सेरल्स वगैरह होते हैं, एक अप्रॉक्स डाटा जो बताया जाता है, जैसे जो सेरल्स होते हैं वीट और राइस, सेरल का मतलब क्या होता है, अनाज। ठीक है, तो जैसे वीट और राइस इनकी जो वायबिलिटी पीरियड होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास होती है। कितने मिनट, 30 मिनट। ठीक है, इसके अलावा 3 फैमिलीज आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो ऐसे याद रखना, रो लेग सो। जैसे होती है ना रोलेक्सो, एक वो वॉच होती है। ठीक है, बहुत सस्ती आती है ना मार्केट में। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो, रो लेग सो। रो फॉर यहाँ पे रोजेसी। ठीक है, रो फॉर रोजेसी, एल फॉर लेग्यूमिनेसी, SO फॉर सोलेनेसी। ये 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पॉलन ग्रेन महीनों तक क्या रहते हैं, वायबल रहते हैं। ठीक है, महीनों तक उनकी वायबिलिटी पीरियड मेंटेन रहती है। बात समझ में आई? तो देखो जरा,
द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, क्या होती है, बहुत वेरिएबल होती है। ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन किस पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, कुछ हद तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो, सम सेरल्स, ये पॉइंट याद रखना, कुछ ही सेरल्स होते हैं जैसे वीट और राइस, सारे सेरल्स नहीं, कुछ सेरल्स जैसे वीट और राइस, इनमें जो वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स के आसपास होती है। 30 मिनट्स के अंदर इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो, मतलब कहने का कि अगर एक बार एंथर से ये बाहर आ गए तो 30 मिनट के अंदर ही इनको लैंड करना है किस पे, स्टिग्मा पर, अदरवाइज इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब आगे ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और कौन सी, सोलेनेसी, इनमें जो वायबिलिटी होती है वो महीनों तक हो सकती है। ठीक है, वो महीनों तक उनकी वायबिलिटी पीरियड हो सकता है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन पर्पजेस के लिए, आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन पर्पजेस के लिए, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है इनको स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, हम स्टोर भी करते हैं। कहाँ स्टोर करेंगे, तो इनके लिए भी पॉलन बैंक्स बनाए जाते हैं। जैसे सीड को स्टोर करने के लिए सीड बैंक होता है, स्पर्म को स्टोर करने के लिए स्पर्म बैंक होता है, वैसे ही पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या होता है, पॉलन बैंक। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, पॉलन बैंक्स में। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स स्टोर्ड कहाँ होते हैं, stored in pollen banks। ठीक है, किसके लिए, फॉर आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन पर्पजेस। ठीक है, चलो, अभी जो पॉलन बैंक्स होते हैं वहां पे स्टोर किसमें होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें स्टोर होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं पॉलन बैंक में स्टोर किसमें होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर याद रखना, नीट में एक बार पूछा गया था 2018 या 2019 के आसपास। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर होता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जहां स्टोर करते हैं वो क्या होता है, उनका पॉलन बैंक होता है। क्यों स्टोर करते हैं, में क्या जरूरत है यार, ठीक है, आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन पर्पजेस वगैरह के लिए। समझ में आया। ठीक है, चलो, तो इतना खत्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरेंजिया वगैरह। ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।